अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सईद मुदब्बिर ज़ैदी। सीटी स्कैन के हवाले से ये हमारी पहली एपिसोड होगी और इसमें हम बात करेंगे पेशेंट सेफ्टी के हवाले से। इस पे हम बात करेंगे कि पेशेंट प्रिपरेशन कैसे की जाती है सीटी में, पेशेंट के अपॉइंटमेंट के हवाले से पेशेंट को क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पेशेंट से क्या इन्फॉर्मेशन ली जाती है। इस हवाले से हमें जॉइन किया है जनाब अब्दुल वाहिद साहब ने। हम अब्दुल वाहिद साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, उन्होंने अपने मसरूफ़ वक़्त में से टाइम निकाला हमारे इस पे दिया। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुदब्बिर भाई, मैं भी आपका मशकूर हूँ कि आपने जो है इस प्लेटफ़ॉर्म को हमारे लिए मुहैया किया और मुझे मौका दिया और इसी के ज़रिए हम एक-दूसरे के साथ अपनी जो लर्निंग है या टेक्निकल जो हमारी एक्सपीरियंस है हमारे, वो शेयर कर सकते हैं और इससे पेशेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब्दुल वाहिद साहब, मुझे अंदाज़ा है कि आपका माशाल्लाह से 24-25 साल से ज़्यादा का माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस है इस फ़ील्ड के अंदर। अपने बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आप जो हमारे सुनने वाले हैं? जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से नर्सिंग मैंने शुरू की लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में और सबसे पहले मैंने वहाँ से 1991 से 1991 में मैंने नर्सिंग की। 93 तक मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में रहा और उसके बाद 93 से जो है मैं एक्स-रे चला गया। एक्स-रे में मैंने 1 साल काम किया और एक्स-रे के बाद सीटी स्कैन और एमआरआई की ट्रेनिंग आई लियाकत नेशनल में। मैंने वहाँ लियाकत में 93 में सीटी स्कैन जॉइन किया और 94 तक मैंने सीटी स्कैन की ट्रेनिंग की। फिर एज़ ए सीटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट मैंने काम का आगाज़ किया, जो कि शिमाज़ू मशीन थी उस वक़्त। लेकिन उसके बाद हमने जो है मैंने 96 में एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग लियाकत नेशनल से की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ मैं काम करता रहा। 2000 में मैं सऊदीया चला गया। आई वाज़ इन सऊदीया, रियाद सिटी में मैं अल-ईमान जनरल हॉस्पिटल में एज़ ए सीटी स्कैन इंचार्ज या टेक्नोलॉजिस्ट काम करता रहा और वहाँ से वापस आया मैं 2005 में। 2005 से वापस आने के बाद मैंने चिन्योट जनरल हॉस्पिटल कोरंगी ज्वाइन किया। वहाँ एज़ ए सीटी स्कैन इंचार्ज मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जॉब ज्वाइन की किरण हॉस्पिटल में और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से अब तक मैं किरण हॉस्पिटल में सीटीएमआर टेक्नोलॉजिस्ट की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और इसी दौरान मैंने 2014 में 2016 तक मैंने डबल एएसआरटी अप्लाइड एसोसिएट साइंसेज एंड रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट डाउ से बीएस इक्वल टू बीएससी एक डिग्री पास आउट की। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स में 3.8 जीपीए मेरे मार्क्स थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बस अपने पढ़ने पढ़ाने का अमल जारी रखा हुआ है। कोशिश करता हूँ कि कोई भी सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई ऐसी जगह जहाँ से मुझे 2 लफ्ज़ या कुछ इल्म मिल सकता हो, मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ और इस मकसद से जाता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ और उसको मरीज़ की अच्छी खिदमत के लिए अपने इल्म को जो है बरोए-कार लाऊँ। बिल्कुल, आप माशाल्लाह से एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए कि जो ऑब्वियसली काफ़ी सीनियर लोग हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन का सिलसिला जारी रखा है और यहाँ तो ख़ैर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं, पाकिस्तान में ऐसी एग्ज़ाम्पल कम होती हैं, लेकिन महद से लहद तक जो है वो इल्म का सफ़र जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। अ, मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ पेशेंट सेफ्टी के हवाले से। पेशेंट सेफ्टी क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है? अगर हम सीटी की बात करते हैं या जनरल बात करते हैं तो? पेशेंट सेफ्टी चूंकि हम सिटी स्कैन से मुतालिक बात कर रहे हैं और पेशेंट सेफ्टी इसमें नहायत ज़रूरी है, इसलिए कि पेशेंट सेफ्टी को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो हम अपना एक्सपोजर जो है रेडिएशन उसको जो लिमिट्स होंगी उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। अब सेफ्टी से मुराद यही है कि हम अपनी रेडिएशन वर्कर्स जब भी काम करते हैं, हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमारी डोज़ कहीं ऐसी ना हो जो पेशेंट के लिए मुअज़्ज़िर साबित हो या नुकसानदेह साबित हो। तो सेफ्टी वहाँ की जाती है जहाँ हमें किसी नुकसान के होने का खदशा हो, तो हम पहले से एहतियाती तदाबीर करें या अपने काम को इस तरीके से अंजाम दें कि उससे उस मरीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे और उसके फ़ायदे के लिए वो रेडिएशन इस्तेमाल हो सके, इसे सेफ्टी कहते हैं। पेशेंट सेफ्टी से मुताल्लिक हम जब पेशेंट हमारा आए, तो उसे अच्छी तरह से ब्रीफ करें कि हम आपका क्या टेस्ट करने जा रहे हैं
खुदा ना खास्ता हम टेस्ट कर रहे हैं और वो गैंट्री के अंदर पेशेंट है और अचानक हमने उसको इन्फॉर्म नहीं किया या हमने उसे अच्छी तरह टीच नहीं किया अपने टेस्ट के बारे में, या उसे जो नॉलेज थी वो देनी थी वो नहीं दी, और वो अचानक गैंट्री में ड्यूरिंग स्कैनिंग जब टेबल मूवमेंट करती है और वो उठ के बैठ गया, तो कोई भी इंजरी हो सकती है जो कि मशीन और पेशेंट दोनों के लिए जो है नुकसानदेह हो सकती है। तो मैं इस पहलू पे भी सोचना है। फिर आपने कहा कि पेशेंट सेफ्टी क्यों जरूरी है। आज इस दौर में हम बात करेंगे कोविड-19 की। कोविड-19 चूंकि अभी चल रहा है कोविड, तो जब हम पेशेंट सेफ्टी की बात करेंगे तो कोविड का अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ जाए तो अव्वल तो हमें ये करना चाहिए, अगर किसी हॉस्पिटल में कोई 3 स्कैन है, सीटी स्कैन अवेलेबल है, तो सेपरेट कर लें कोविड के पेशेंट्स के लिए और उस पर ही अपने पेशेंट करें, क्योंकि वहाँ पूरी किट्स हो, तमाम चीजें हों स्टरलाइजेशन की। और अगर ऐसा नहीं हमारे पास एक ही मशीन है तो हम जब कोविड का पेशेंट खास कराए तो जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो रेडियोग्राफर वो खुद पूरे किट्स और ड्रेस जो है वो यूज करें। उसके बाद पेशेंट्स को है अच्छी तरह डील, पेशेंट को काउच पे लिटाने से पहले हम काउच की जो शीट्स आती हैं आजकल कोविड के लिए, खासकर पेपर शीट्स हैं, बाद जगह किसी और मटेरियल में वो शीट जरूर बिछाएं और यूज करने के बाद वो हम डिस्कार्ड कर दें और जितना सामान हमने यूज किया उसको भी डिस्कार्ड कर दें। इस तरह से हम अपने आप को भी सेफ रखेंगे, पेशेंट को भी सेफ रखेंगे और नेक्स्ट जो आने वाला पेशेंट होगा तो उसको भी हमने सेफ कर लिया। सही, तो ये पेशेंट सेफ्टी है। बिल्कुल। पेशेंट सेफ्टी का जैसे आपने आपने एक्सप्लेन किया कि भाई पेशेंट जब टेबल पे है, पेशेंट की मूवमेंट की वजह से पेशेंट जो है उठ के बैठ भी सकता है, या प्रिवेंशन फ्रॉम फॉल हम कह लें कि उसको गिरने से या आपके एनवायरनमेंट में उसको कोई जो है कोई प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, उसके अलावा हम सीटी के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं। सो कॉन्ट्रास्ट सेफ्टी से क्या मुराद है और वो भी क्यों ज़रूरी है कॉन्ट्रास्ट सेफ्टी रेडिएशन के अलावा? रेडिएशन सेफ्टी इसलिए जरूरी है कि हम रेडिएशन सेफ्टी में कोई भी बच्चे हों उनको हम बच्चों के प्रोटोकॉल्स पे, चाइल्ड प्रोटोकॉल्स पे करें कि उनको हम ज्यादा रेडिएशन ना दें, उनकी उसके मौजिर असरात उन पे होंगे क्योंकि उनके अंदर सेल डिवाइड का जो एक अमल जारी होता है वो रैपिडली होता है। इसलिए हमें बहुत केयर बच्चों में करनी चाहिए, उनके प्रोटोकॉल पे ही उन्हें करना चाहिए। और इसके बाद हम प्रेग्नेंट्स जो पेशेंट हैं उनका विदाउट कंसर्न और विदाउट डॉक्टर एडवाइस और विदाउट अपने रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म किए हुए कभी भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स का ना करें। और रेडिएशन, ये कंट्रास्ट की तरफ हम आते हैं। कंट्रास्ट जो है आयोडीन बेस है। अगर हम कंट्रास्ट जब भी किसी पेशेंट को देने जा रहे हो तो हम उसके बारे में ये जरूर पूछ लें कि आपको किन किन चीजों से एलर्जी है भी या नहीं है। खाने की चीज हो, मेडिसिन हो, फॉर एग्जाम्पल अपना एग हो, फिश हो। और कंट्रास्ट सेफ्टी में खासकर ये चीज हो कि हमारे पास क्रश ट्रॉली होनी चाहिए, इमरजेंसी ट्रॉली जिसे कहते हैं, जिसके अंदर जिसमें हमारे पास जो है एविल, डेक्सा, डेकाड्रॉन और सोलोकार्टिव ये तमाम चीजें होनी चाहिए। ऑक्सीजन की लाइन हमारे पास होनी चाहिए और अगर ऑक्सीजन की लाइन नहीं है तो ऑक्सीजन सिलेंडर वी मस्ट कीप इन अ सिटी स्कैन डिपार्टमेंट। ये चीज बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत मुख्तसर, बहुत जामिया आपने जवाब दिया माशा। अब मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पेशेंट जब डिपार्टमेंट में आता है और या कोई पेशेंट की अपॉइंटमेंट दी जाती है, इस चीज़ को मैं वज़ाहत करना चाहूँ कि सीटी स्कैन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होती हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, तो डिफरेंट प्रिपरेशन होती है उस हवाले से। आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे मुख्तसरन कि नॉर्मल एक सीटी स्कैन के लिए पेशेंट आता है, तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उसको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है? मुदब्बिर, जब हमारे पास कोई भी पेशेंट या जो भी मेरे साथी सुन रहे हो आएगा सिटी स्कैन में, तो पहले तो हमने उसे वेलकम करना है अच्छी तरह से, उससे उसका पूछना है तबीयत का और सलाम दुआ करने के बाद हमें ये उसका सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस देखनी है कि डॉक्टर की एडवाइस क्या है। जब डॉक्टर की एडवाइस हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेन है और प्लेन है या कोई भी प्लेन है, मसलन पाइलोग्राम है, केयूबी है, तो उसका एक अलग हम उसको बताएंगे और पूछेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है पाइलोग्राम है और वो हमसे पूछता है कि ये हमें किस तरह से आना होगा, तो हम उनसे सबसे पहले प्लेन पाइलोग्राम हम या ब्रेन है या कोई भी प्लेन है तो हम उसे बताते हैं कि मेटल की कोई चीज ना हो आपके जिस्म में, क्योंकि अंदर उसके आर्टिफैक्ट आएंगे, जिस रीजन का हो रहा होगा वहां मेटल ना हो। दूसरी चीज, अगर पाइलोग्राम है तो बेहतर तरीका यह है कि उसको आप अर्ली मॉर्निंग करें, क्योंकि आप एंटी स्टमक होंगे, बाउल गैसेस वगैरह नहीं होंगे, तो आप छोटे से छोटा स्टोन भी होगा तो वो तो आपको मिल जाएगा। और उसे हम इसके साथ कहेंगे कि पानी पी कर आए कि आपका ब्लैडर फुल हो।
अब इसके बाद हम आते हैं कंट्रास्ट की तरफ कि एक पेशेंट है, सीटी स्कैन एब्डोमेन कंट्रास्ट है, सीटी स्कैन ब्रेन कंट्रास्ट है, कोई सा भी रीजन है कंट्रास्ट के साथ, तो पहला सवाल जो हम उनसे करेंगे कि आपका क्या क्रिएटिनिन का टेस्ट हुआ है। अगर क्रिएटिनिन का टेस्ट हुआ है तो वो हम चेक कर रहे हैं कि आया नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो फिर हम उसे अपॉइंटमेंट दे दें और पेशेंट को बता दें। क्रिएटिनिन के अलावा हम दूसरी चीज पर आएंगे कि अगर एब्डोमेन है तो हम उसे कम से कम 4 to 6 आवर्ली फास्टिंग का कहते हैं पेशेंट को, और फास्टिंग करने के बाद अगर वो ओरल कंट्रास्ट है तो उन्हें इसके बारे में भी बताते हैं कि आपको 1.5 आवर बिफोर जो है ओरल कंट्रास्ट लेना होगा। ट्राइफेजिक स्कैन है तो उसमें ज़ाहिर है ओरल कंट्रास्ट की जरूरत नहीं है। अगर वो लीवर में कोई लीजन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको ट्राइफेजिक के हिसाब से अपनी बता देंगे कि भाई आपको हम कंट्रास्ट देंगे और कंट्रास्ट में ये चीजें होने के चांस हैं, ये हम बता देंगे। फिर हम उन्हें कहेंगे कि आप अपने प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड, वो जरूर साथ लाइएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड लाने से हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनको भी हेल्प आउट होती है रिपोर्टिंग करने में, और हमें भी हेल्प आउट होती है। मैं खुद ये कोशिश करता हूँ कि जब भी किसी पेशेंट का टेस्ट परफॉर्म करूं तो मैं उसके प्रीवियस रिकॉर्ड को एक नजर देख लूं। उससे फायदा ये होता है कि बाज औकात अगर हम उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं तो हमें वो चीजें पता लग जाती हैं जो कि सिर्फ एक एडवाइस में हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देख लेते हैं, अगर वो सीटी स्कैन है प्रीवियस, तो वो हमें ये सोचना चाहिए कि वो कंपैरिजन के लिए भेज रहा है, तो फिर हम उसी डॉक्टर कंपैरिजन के लिए भेज रहे हैं। फिर हम उस स्टडी को अच्छी तरह से उस हिसाब से करें कि उन दोनों को कंपेयर करके ही रिजल्ट आएगा। और अगर ऐसा नहीं है, उसकी कोई डायग्नोसिस है, लैब में डायग्नोसिस आ रही है या किसी अल्ट्रासाउंड में, तो हमें वो भी पता चल जाएगी। और पेशेंट को जो हम मालूमात हमें बताना चाहिए वो ये है कि पेशेंट को हम कंट्रास्ट के बारे में बताएं, पेशेंट से हम कंसर्न फॉर्म लें। उसके बाद तीसरी चीज ये कि अगर हमने पेशेंट को आईवी कंट्रास्ट दिया है तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का कहें। कॉन्सेंट पेशेंट से जो लिया जाता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या? कॉन्सेंट जो है ये इजाजतनामा है कि हम मरीज से एक इजाजतनामा ले रहे हैं कि भाई हम आपका ये प्रोसीजर करने चाह रहे हैं तो क्या आप इजाजत हमें दे रहे हैं। और दूसरा, इसमें अकॉर्डिंग टू अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग चीजें दी होती हैं, लेकिन कॉन्सेंट में जो सबसे अहम चीज होती है, पेशेंट का नाम है, एज है और डायग्नोसिस है। कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी का एक कॉलम होता है, उसमें उसके बारे में लिखा होता है। पेशेंट स्थैमेटिक है नहीं है, और पेशेंट प्रेग्नेंट है नहीं है, पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी है या नहीं है, आया वो ड्रग एलर्जी है, आया वो फूड एलर्जी है, कोई भी एक्सवाइज है। और इसी तरह नीचे उसमें लिखा होता है कि हम जो डाई आपको देने जा रहे हैं या आपका टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाए जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें इसकी इजाजत दे रहे हैं। आखिर में अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, ऑब्वियसली माशाल्लाह आपका काफी एक्सपीरियंस है, कोई एक नसीहत करने चाहेंगे और एक गिला जो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करना चाहेंगे? सही। मैं गिला तो खैर क्या करना, नसीहत यह है कि मैं पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहा हूँ बहुत अरसे से। मुझे बस अपने साथियों से ये कहना है कि देखें, आप खुद सोचें कि आपको कोई पढ़ाने का यहाँ ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपने 1 साल का कोई कोर्स कर लिया या बीएससी कर लिया, उसके बाद जब आप जाते हैं तो मैंने नहीं देखा कि किसी इंस्टीट्यूट में हफ्तावार या मंथली या 15 डेज पे कोई एक प्रेजेंटेशन हो या कोई इस तरह के लेक्चर्स हो, मैंने नहीं देखा यहाँ। जबकि मैंने ये बहुत कोशिश की, और मैं जिस हॉस्पिटल में भी हूँ मैं हर वक्त ये कहता रहता हूँ। और अगर वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता तो मैं खुद जो स्टडी करता हूँ उसको अपने साथियों में शेयर करता हूँ। अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ भी हो, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, उनसे रिक्वेस्ट करें, सर हमारी जो है मंथली एक क्लास सिर्फ रख लें। उस एक क्लास में फिजिक्स की क्लास हो, टेक्निकल हिसाब से क्लास हो या कोई और नॉलेज के हिसाब से, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि हम मशीन चलाना जानते हैं, हम ऑपरेट कर रहे हैं पेशेंट, हमने पेशेंट किया, एब्डोमेन करके निकाल दिया, ब्रेन करके निकाल दिया, और बस इसी पे हम खुश हैं। तो हमें इस पे खुश नहीं होना चाहिए, हमें डे बाय डे स्टडी करनी चाहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। और स्टडी के लिए ये जरूरी नहीं है, लोग शाई फील करते हैं कि आपकी यार इंग्लिश अच्छी नहीं है कि कहीं आप इंग्लिश बोलते हुए कहीं मिस्टेक कर दो। नहीं नहीं, स्टडी किसी भी जबान में हो सकती है। और आप देखेंगे कि दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन कौमों ने, उन्होंने अपनी जबान में जो है एजुकेशन हासिल की है।
तो उसमें कोई शाई फील ना करें। आप उर्दू में सीखना चाहते हैं, आप उर्दू में सीखें। मैंने अभी आपसे पूरी गुफ्तगू उर्दू में की, मैं उसको और उर्दू के अल्फाज शुआएं इस्तेमाल करता और मकनतीसी अमल इस्तेमाल करता, कोई और अल्फाज, लेकिन चूंकि बात हो रही थी, तो हम शाई फील ना करें, हम कोशिश करें लर्निंग की और सीखें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से वो हसद ना रखें। अगर कोई बीएससी किया हुआ लड़का या मास्टर्स किया हुआ लड़का नया भी आता है, तो वी शुड गिव रिस्पेक्ट और उनसे सीखने की कोशिश करें। और वो चाहिए कि जो सीनियर डिप्लोमा होल्डर भी हो, तो वो सीनियर की रिस्पेक्ट करें और उनसे उनका जो प्रैक्टिकल एक उनके पास एक्सपीरियंस है वो सीखने की कोशिश करें। यहाँ एक गैप आ जाता है कि जो बीएस टेक्नोलॉजिस्ट है वो कहता है मैं तो बीएस हूँ, और जो सीनियर है वो कहता है मैं सीनियर हूँ। तो हमारे टेक्नीशियंस के अंदर ये काफी बड़ा गैप है, और मेरी कोशिश है, काविश है कि अल्लाह करे हमारे दरमियान से ये गैप खत्म हो। इस तरह दोनों को फायदा होगा, बीएस किए हुआ जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको फायदा होगा, उससे हमें फायदा, जो बीएस नहीं किए हुए उनको फायदा होगा एजुकेशन का, और जो सीनियर लोग हैं उनसे हम उन बीएस वालों को या एजुकेटेड लोगों को उनके प्रैक्टिकल का फायदा होगा। दोनों चीजें जब मिलती हैं तो निखार आ जाता है। मैं इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि डिपार्टमेंट में के अंदर लर्निंग और एजुकेशन का प्रोसेस जारी रहना चाहिए। और आईपी का जो प्लेटफॉर्म है उसका मकसद एक ये भी था कि जो गैप है सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान, टू वे लर्निंग होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह से काफी मुफीद आपसे गुफ्तगू हुई, और इंशाल्लाह हम जरूर फ्यूचर में आपसे किसी ना किसी टॉपिक पे जरूर आपसे जो है वो आपसे बात करेंगे और आपके साथ एक प्रोग्राम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आईपी की इस एपिसोड को हम यहीं फिनिश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।